हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्रैक्शंस में, जहां हम मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, स्टॉक रिलेटेड इवेंट्स पे तर्क वितर्क करते हैं, राइज एंड फॉल के पीछे की साइकोलॉजी पे विचार करते हैं और ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उस पे गौर करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी इंसाइट्स आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करें। इससे पहले कि हम पार्ट टू की वीडियो पे आगे बढ़े, वी रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू गो थ्रू पार्ट वन ऑफ दिस सेशन टू फुल्ली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, जहां हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेमन टर्म में समझा, मार्केट फॉल को टेक्निकल चार्ट से एनालाइज किया, चेंजिंग सेंटिमेंट्स को विजुअलाइज किया, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स को लिस्ट किया और कैसे इन एलिमेंट्स ने निफ्टी के प्रीमियम को इम्पैक्ट किया उस पर डिस्कशन किया। ये सब डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। इसी के साथ हम पेश करते हैं आज का टॉपिक, द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द रोड मैप अहेड फॉर द इन्वेस्टर्स। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम फोकस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किसी भी टॉपिक को एनालाइज कैसे किया जाए। किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए हमें स्टार्टिंग करनी है एक विचारधारा से, यानी कि क्रिएटिंग अ व्यू पॉइंट, जैसे कि फ्रैक्शन ने बनाया था इन पार्ट वन बाय कमेंटिंग कि वी सर्टेनली बिलीव दैट दिस इज अ मच नीडेड करेक्शन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इस विचारधारा में हम मानते हैं कि कोई भी स्टॉक मार्केट या कोई भी स्टॉक इन दैट मार्केट जितनी ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा उतनी ही तेजी से उसमें फॉल भी आएगा। वेट अ मिनट, फिर से फॉल? लास्ट वीडियो में भी फॉल, लास्ट 2 महीने से बस फॉल 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 ही सुनते आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और पहले इस फॉल को ही समझ लेते हैं। एक मार्केट की फॉल को डिफाइन करते हैं दो पैरामीटर्स। पहला, कि मार्केट कितनी तेजी से गिरा। दूसरा, कि मार्केट कितनी देर तक गिरा। इन्हीं दो पैरामीटर के बेसिस पे हम मार्केट को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, मार्केट क्रैश, जो कि एक क्विक एंड ब्रीफ नेचर का रहता है। दूसरा, बेयर मार्केट, जो कि थोड़ा स्लो एंड थोड़ी देर तक रहता है। यही बेयर मार्केट फर्दर बाइफरकेट होता है थ्री टाइप्स में। पहला, करेक्शन। करेक्शन जो कि एक शॉर्ट लिव फॉल है ऑफ अराउंड 10 to 20% डाउनसाइड। इसका मेजर मोटिव होता है टू रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट। दूसरा, रिसेशन। रिसेशन इज अ बिगर फॉल देन करेक्शन विद अप्रॉक्सीमेटली 25% या उससे ज्यादा का डाउनसाइड। रिसेशन एक ऐसा इवेंट है जो इकोनॉमी की डीग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। Hence, it impacts other parameters as well, like inflation and unemployment. And it is not just limited to stock market. Last, depression. Depression is nothing but it is an extended or a prolonged recession. It is a rare event which is difficult to recover from. अब हम इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। मार्केट क्रैश ऑफ कोविड ऑन 23 मार्च 2020। मार्केट जहां तेजी से गिरा वहीं जल्दी से रिकवर भी किया। रिसेशन ऑफ 2008, पूरा एक साल लगा मार्केट को बॉटम बनाने में। द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929, विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस डाउ जोन्स चार्ट। मार्केट को 3 साल लगे बॉटम बनाने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द करेक्शन ऑफ 2015-16 इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अब जब हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया है, तो सेकेंड स्टेप ऑफ एनालिसिस पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज टू चेक फॉर एनी सपोर्टिंग डेटा पॉइंट्स। Let's compare the recession of 2008 against the correction of 2015-2016। दोनों फॉल के कारणों की तुलना की जाए तो रिसेशन वाज अ फार बिगर इशू, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा था। देयर वाज अ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर। काफी एम्प्लॉयज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर मिलने में दिक्कत हो रही थी। ग्लोबल इकोनॉमीज वर लार्जली गोइंग थ्रू द सेम क्राइसिस। वहीं 2015-2016 में only stock market felt the pressure. Economy more or less was doing good. कारण केवल बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का था। एफ को अपना पैसा एशियन मार्केट से निकाल कर कहीं और लगाने में ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, क्योंकि चीन में स्लो डाउन की आशंका दिख रही थी और वहीं इंडियन कंपनीज लोअर देन एक्सपेक्टेशन क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट कर रही थी।
रिसेशन के टाइम पे हमने 50% से ज्यादा तक का फॉल देखा, और करेक्शन के टाइम पे हमने करीबन 25% तक का फॉल देखा। एफआईआई ने 45,000 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचे रिसेशन के टाइम पे, वहीं 18,000 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचे गए करेक्शन के टाइम पे। इस रिसेशन के एफआईआई सेलिंग डेटा को करंट फॉल के एफआईआई सेलिंग डेटा से तुलना करके इसे रिसेशन समझ लेना सही नहीं लगा। तब पिक्चर कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट मार्केट करेक्शन को आपस में कंपेयर करना उचित लगा। यहाँ पर FII-22 के करेक्शन डेटा को जब हमने निकाला तो उसमें देखा 17% तक का फॉल आया बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड फियर ऑफ रिसेशन अक्रॉस ग्लोबल इकोनॉमीज, जिसमें FII ने 1,22,000 तक के इन्वेस्टमेंट निकाले इंडियन मार्केट से। अब इन दोनों करेक्शन को करंट फॉल से कंपेयर करके पिक्चर थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि FII का सेलिंग प्रेशर कैन बी एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ रिसेशन, बट इट कैन नॉट बी अ सोल फैक्टर फॉर अ रिसेशन। यहाँ पे ध्यान दें कि करंट फॉल में FII ने 1,17,000 तक के स्टॉक बेचे, जो कि FII-22 के सेलिंग फिगर से काफी मेल खाता है। पर पिक्चर अभी भी इनकम्प्लीट लग रही थी, तो हमने FII का जो डेटा था फॉर द ईयर 2024 उसको फिर से स्टडी किया, और उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा। अक्टूबर एंड नवंबर में जितना इन्वेस्टमेंट निकाला गया वो FII के सितंबर एंड अगस्त के इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज के बराबर ही था। FII अभी भी 1,80,000 के सरप्लस में इन्वेस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट दिसंबर में FII हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इस डेटा को देखकर अभी ऊपर ऊपर से लगता है कि शायद FII ने बुलिश स्टैंस ले लिया फिर से, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें अपने इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अराउंड द इंडियन मार्केट उसे फिर से रीअसेस करना पड़ेगा। This brings us to the third step in the analysis process, that is reassessing the current investment sentiment related to the Indian market. And उसे गेज करने के लिए हमने फॉलोइंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखा। Sentiments of a nation involves business stability, political stability, trade competitiveness and other factors. चलिए अब इनको क्विकली असेस करते हैं। Sentiments of investment in India versus other emerging markets is quite bullish. ऐसा हमें तब पता चला जब हमने MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को और उसके वेटेज पे ध्यान दिया। उसमें हमें देखा कि इंडिया का वेटेज हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। 2021 में 8.8% से 2024 में 19.4% तक इंक्रीज हुआ इंडिया का वेटेज। ये इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट वेटेज फिगर है सो फार। ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट में ये दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर चीन। जिन पैरामीटर्स ने इन इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को एक अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट बनाया, उसमें पहला नंबर आया बिजनेस एबिलिटी का। इंडिया का इम्प्रूविंग बिजनेस कंडीशन का प्रमाण लोकल अथॉरिटीज ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में दिया जब उन्होंने इंडिया का रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 रैंक से चेंज करके 63rd रैंक पे रखा। अब भारत में काफी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई, रैशनलाइज एंड डिजिटलाइज किया गया टू कंडक्ट ऑपरेशंस इन द कंट्री इन एन ईजियर वे। बिजनेस स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी अनिवार्य है, जो कि एक सेफ एनवायरनमेंट टू कंडक्ट ऑपरेशंस इन द कंट्री की ओर दर्शाता है। इसका डेटा हमें ग्लोबल इकोनॉमी फोरम से मिला, जिसने संकेत दिया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया हैज इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स। जिसको सिंपल टर्म्स में समझा जाए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मींस कम चांसेस करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के बाय मींस ऑफ वायलेंस एंड राइट्स। बात अगर अर्थव्यवस्था की हो तो ट्रेड कम्पिटिटिवनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसमें इंडिया को चाइना प्लस वन फैक्टर का एडवांटेज तो मिला, लेकिन along with growth improvement in manufacturing sector, policy support by ruling government, push for sectorial growth, for example, PLI scheme for mobile manufacturing and semiconductors in India, robust demand for Indian goods in the global market। इसके लिए डिफेंस सेक्टर से बड़ा एग्जांपल और क्या ही हो सकता है, जिसमें इंडिया एक नेट
इंपोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर का लीप ले चुका है। अब कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं, जिसने भारत को एक यूनिक प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी इग्नोर्ड। पहला, आत्मनिर्भर पॉलिसी, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। दूसरा, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, जो कि 2030 तक सेकेंड लार्जेस्ट बनने की क्षमता रखता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी इग्नोर्ड बाय ग्लोबल कंपनीज। तीसरा, इंडिया हैज द यंगेस्ट वर्कफोर्स। ये एक बहुत ही डिजायरेबल स्टेट है फॉर एनी कंट्री। चीप लेबर मार्केट which helps in low cost of production. And last, rising interest of retail investor in the Indian stock market, जो कि अपने आप में एक मेजर क्वेश्चन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनरीजनेबल सेलिंग प्रेशर। नाउ लेट्स कंपाइल एवरीथिंग। 2020 से पहले इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट नेचर की थी। चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट था एंड यूएस तब भी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडिंग मार्केट था। एंड इंडियन इकोनॉमी कई हद तक इन दोनों के सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। कुछ भी अप एंड डाउन इन मार्केट्स में इंडिया के सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करता था। इस टाइम पे एफआईआई स्ट्रॉन्ग थे एंड डीआईआई रिलेटिवली वीक। 2021 एंड 22 के करेक्शन के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी एक ट्रांजिशन फेज में थी। एफआईआई दिख स्ट्रॉन्ग रहे थे, जिन्होंने फियर ऑफ रिसेशन देख के इंडियन इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट निकालना सही समझा। बट रियल विनर डीआईआई निकले, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते गए because they believed in the future growth coming ahead. In 2024 and 25, finally, Indian economy's strongest emerging market निकली. And this time, in the tug of war between FII and DII, there were another emerging investor, the retail investor. इन सारे पॉइंटर्स को कंसीडर करके इस फॉल को एक हेल्दी करेक्शन समझना ही सही लगा। हम आशा करते हैं कि ये डाउन ट्रेंड जल्दी ही अप ट्रेंड में बदले और निफ्टी 27,000 की ऊंचाइयों को वापस छुए। वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू कीप ऑन डूइंग एसआईपी, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने अपने फियर्स को कंट्रोल में रख के एसआईपी किया, वी बिलीव दे वर द रियल विनर्स इन दिस टग ऑफ वॉर बिटवीन बेयर्स एंड बुल। क्योंकि अब जब एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस री एंट्री लेंगे, तो वो सेम स्टॉक एक हायर वैल्यू पे खरीदेंगे, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी एक लोअर प्राइसेस पे खरीद रखा होगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आज हमने क्या क्या सीखा उसे वापस देखते हैं। पहला, क्रिएटिंग अ व्यू पॉइंट, यानी कि एक विचारधारा रखना। दूसरा, उस विचारधारा से रिलेटेड 5 डेटा पॉइंट को चेक करना। तीसरा, कोई भी एंट्री लेने से पहले करंट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को वापस से रीअसेस करना, जो कि हमें हेल्प करेगा एक करेक्ट पोजीशन लेने में। एंड चौथा, सारे पॉइंटर्स, सारे डेटा पॉइंट्स एंड सेंटिमेंट्स को रिकलेक्ट करना और अपने व्यू पॉइंट को वापस से चेक करना। If you have learned anything during the course of this session, then do like and subscribe the channel.